वहां पहुंचते ही अंकिता को बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी सांसें भारी हो गईं। अचानक उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अंकिता ने वहां अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। वह दृश्य किसी भूत की मूवी से कम नहीं था। चारों ओर सूखे और गिरे हुए पेड़, हर जगह काली पड़ी हुई जमीन, आसपास राख हो चुकी चिताएं, चारों ओर गहरा सन्नाटा, न तो किसी व्यक्ति का कोई आवाज और न किसी जानवर की आहट। ऐसा लगता था कि यहाँ से दूर दूर तक कोई जिंदा इंसान नहीं रहता। अंकिता को वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है, कोई उसके आसपास है, उसके ठीक पास। लेकिन सही क्या है ये अंकिता को समझ नहीं आया। उस स्थान पर अंकिता के अलावा दूसरा कोई नहीं था। उसने चारों ओर देखा। उस भयानक शांति और गूढ़ वातावरण ने उसे अब डराना शुरू कर दिया। अंकिता ने अपने साथ पानी की बोतल रखी थी। डर से कांपते हाथों से उसने बोतल खोली, उसमें से थोड़ा पानी पी लिया। एक गहरी सांस लेकर अंकिता वहां एक पेड़ के पास बैठ गई। उस वक्त अंकिता के साथ जो हुआ वो किसी भूत बाधा से कम नहीं था। अंकिता जब उस पेड़ के पास बैठी थी, उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो। उसे लगा कोई उसे अपनी चमत्कारिक शक्ति से पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है और अगले पल अंकिता पेड़ की ओर खींची चली गई। उसे अपने गले के चारों ओर गहरा दबाव महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कोई उसका गला दबा रहा है। अंकिता की सांस रुकने लगी। अब इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान जा रही है। ये सब कम था कि इस भयानक माहौल में उसी पेड़ के अंदर से एक गहरा शोर अंकिता के कानों में पड़ा। मुझे बाहर निकाल, मुझे मुक्त कर, मुझे यहाँ से बाहर निकाल, वरना मैं तुम्हारी जान लूंगी, मुक्त करो मुझे। वो आवाज अंकिता के कानों पर गूंजती रही और चारों दिशाओं में फैल गई। अब अंकिता को दिल का दौरा पड़ना ही बाकी रह गया था। उस हालत में अंकिता ना चीख पा रही थी, ना चिल्ला पा रही थी। अब उस अनजान शक्ति से मुकाबला करने अंकिता ने अपने शरीर की सारी ताकत इस्तेमाल की। उस पेड़ से खींचकर खुद को अलग कर दिया। अंकिता को जैसे कोई बिजली का झटका लग गया था। अंकिता उस पेड़ से थोड़ी दूर जमीन पर गिर गई। वो दर्द से तड़प रही थी। उसके शरीर में जैसे बहुत सारी सुइयां चुभाई जा रही थीं। इस हालत में भी उसने जमीन पर दोनों हाथ टिकाए और हिम्मत जुटाकर खड़ी हो गई और तुरंत वहां से भाग गई। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने पर वो बीच में रुक गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने अपने कंधे के चारों ओर लिपटा हुआ स्कार्फ अब कंधे पर नहीं है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। देखते ही उसे अपना स्कार्फ उसी पेड़ पर अटका हुआ नजर आया, जहां उसके साथ वो भयानक घटना हुई थी। अंकिता को फिर से उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन किसी तरह उसे अपना स्कार्फ निकालना था, क्योंकि वह स्कार्फ उसकी माँ ने उसे दिया था। मन को मजबूत करते हुए हिम्मत जुटाकर अंकिता फिर से उस पेड़ के पास गई। पास जाते ही उसने देखा उस पेड़ के चारों ओर नीले, लाल, पीले, हरे, काले रंग के मोटे धागे लपेटे हुए थे। उन धागों का रंग लगभग उड़ गया था और वे काले पड़ गए थे। अंकिता का स्कार्फ उन धागों के बीच में अटका हुआ था। अंकिता ने उस स्कार्फ को खींचकर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह स्कार्फ नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पेड़ के अंदर कोई अंकिता के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा हो। अंकिता ने अपने शरीर की सारी ताकत इकट्ठा करके जितनी तेजी से हो सके स्कार्फ को खींचा और आखिरकार वह स्कार्फ उस पेड़ की पकड़ से मुक्त हो गया। लेकिन स्कार्फ खींचते समय अंकिता को अपनी शक्ति का जबरदस्त इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे उसका स्कार्फ जिस रंग बिरंगे धागों के आवरण में अटका हुआ था, वो सब धागे एक झटके में टूट गए और नीचे गिर गए। उसका स्कार्फ फटकर फटा हुआ टुकड़ा उन धागों के साथ नीचे गिर गया। वो टूटने वाले धागे अंकिता ने अनजाने में अपने ऊपर खींचा हुआ संकट था, लेकिन फिर भी उस संकट की भनक अंकिता को नहीं लगी। अपने फटे हुए स्कार्फ को हाथ में लपेटकर पूरे जोर से अंकिता वहां से भाग गई। तेजी से दौड़ते हुए अंकिता फार्म हाउस पर पहुंची। फार्म हाउस पर पहुंचकर उसने अपना मोबाइल पास के सोफे पर फेंका। मुख्य हॉल में मौजूद बाथरूम में घुसी और शॉवर चालू करके उसके नीचे खड़ी हो गई।
डर से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वह भारी सांसें ले रही थी। अंकिता पे बीती हुई वो भूतिया घटना बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। लगातार उस पल को याद करते हुए अंकिता को लग रहा था अब इस वक्त उसकी जान जा रही है। शॉवर के पानी के साथ अंकिता की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई थी। बार बार उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। उस पर हमले करने वाली वो अदृश्य शक्ति, वो भूत या पिशाच, जो कुछ भी हो, वो शायद उस घर में दाखिल हो चुकी थी। अब इस वक्त वो भयानक शक्ति आसपास तो नहीं ना, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। अगर ऐसा कुछ है तो ये उसकी जान पर बना सकता है, इसका अंकिता को एहसास हो रहा था। सोचते सोचते अंकिता पागल सी हो रही थी। अब और कुछ न सोचते हुए अंकिता ने एक निर्णय लिया, उसी वक्त उस फार्म हाउस को छोड़कर जाने का। ज्यादा देरी न करते हुए उसने तौलिया से अपने शरीर को सुखाया। तेजी से कपड़े बदले, जो कुछ भी था, अपना मोबाइल, कपड़े जल्दी से बैग में भर लिए और बैग को कंधे पर लटकाकर फार्म हाउस से बाहर निकल गई। पार्किंग में खड़ी उसकी स्कूटी उसने बाहर निकाली। स्कूटी शुरू करके अंकिता वहां से निकलने वाली थी, तभी अचानक उसके शरीर में जैसे कोई बिजली दौड़ गई। उसे पूरे शरीर पर आग की वर्षा होने जैसी अनुभूति हो रही थी। उसका शरीर एकाएक झटके खाने लगा। इतनी झटके लगने के बावजूद अंकिता स्कूटी पर बिल्कुल स्थिर थी। कुछ क्षणों में अंकिता एकदम शांत हो गई। उसने अपनी गर्दन ऊपर करके चारों ओर देखा। अचानक उसके बर्ताव में एक अजीब बदलाव आ गया। बाईं तरफ से अपनी गर्दन मोड़कर एक अलग ही ओज में उसने चेहरे पर हाथ फिराया। आंखों में आए हुए बाल उसने अपने हाथ से दूर न करते हुए अपनी गर्दन झटककर पीछे की ओर फेंक दिए। बहुत ही भयानक तरीके से नुकीली नजरों से उसने चारों ओर देखना शुरू कर दिया। उसकी नजर में भारी गुस्सा, नफरत भरी हुई थी। गुस्से में अपने होठों को दांतों में चबाकर वो अपना गुस्सा व्यक्त कर रही थी। अंकिता की आवाज में अजीब सा बदलाव आ गया। भारी सी आवाज में वो अपने आप से कहने लगी, नहीं छोड़ने वाली, नहीं छोड़ने वाली मैं किसी को। मेरा बदला लेने में वापस आई हूँ, मैं वापस आई हूँ। उसकी आवाज सुनते ही शंभू काका फार्म हाउस के बाहर आए और उन्होंने अंकिता से पूछा, बेटा अब तुम कहाँ जा रही हो? पीछे मुड़कर न देखते हुए उसी भारी आवाज में अंकिता ने कहा, मैं जा रही हूँ अपना अधूरा काम पूरा करने। काफी साल मैंने इंतजार किया, लेकिन अब नहीं रुकने वाली। हर किसी को उसके कर्मों की सजा दूंगी। उसकी ये भयभीत आवाज सुनकर शंभू काका की अंकिता के पास जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो वैसे ही जगह पर स्तब्ध हो गए। वो आगे कुछ पूछते इससे पहले ही अंकिता ने अपनी स्कूटी को आगे बढ़ाया। अंकिता वहां से बाहर निकली, लेकिन अपने घर की तरफ नहीं गई। उसने एक अलग ही रास्ता पकड़ा। उस समय उसकी आंखें बिल्कुल झपक नहीं रही थीं। उसकी आंखें एकदम स्थिर और गुस्से से लाल थीं, जैसे कि आंखों से खून निकल रहा हो। तेजी से खुलकर भागती हुई अंकिता अपनी स्कूटी चला रही थी। लगभग आधे घंटे बाद अंकिता ने अपनी स्कूटी एक जगह रोकी। वह जगह मुख्य सड़क से थोड़ी अंदर थी। चारों ओर हरियाली, घने बढ़े हुए पेड़, उन सभी के बीच में एक 2 मंजिला बंगला। उस बंगले के अलावा वहाँ और कोई घर नहीं था। अंकिता ने अपनी स्कूटी उस बंगले के सामने रोकी। बंगले के प्रवेश द्वार से सटी दीवार पर एक नाम गुंदा हुआ था, डॉक्टर सूरज सबरवाल, बंगला नंबर 28। ये नाम पढ़ते ही अंकिता बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। वो गुस्से से भड़क उठी। उस नाम की ओर देखते हुए उसकी आंखें जैसे आग उगलने लगी। दांतों को चबाते हुए महाभयानक आवाज में अंकिता ने कहा, डॉक्टर सूरज सबरवाल, 26 साल से मैं बदले की आग में तड़प रही हूँ। तुझे और तेरे दोस्तों को मैं वैसे ही तड़पाकर मारूंगी, जैसे तड़पकर मैं मरी थी। मरने के बाद भी तुमने मुझे बंदी बनाकर रखा, लेकिन मैं अब आजाद हो गई हूँ। अपना बदला लेने वापस आई हूँ। मैं अनिता श्रीवास्तव तुम सबको नर्क में भेजने वापस आई हूँ। तुम सब वैसे ही मौत मरोगे, जैसे तुम सबने मुझे मारा था। आखिर ये कौन सी हिंसक कसौटी का सामना अंकिता कर रही थी? सुबह उसने जो अनुभव किया वो भयानक अनुभव किया था। फिर अचानक फार्म हाउस से भाग जाना।
अपने घर की ओर न जाते हुए किसी अज्ञात स्थान की ओर बढ़ जाना, वहां जाकर खुद को अनिता श्रीवास्तव कहना। ये सब क्या हो रहा था? अंकिता के साथ घटी हुई हैरतअंगेज बातों का मतलब क्या था? क्या किसी भूत पिशाच ने उसके शरीर में कब्जा कर लिया था? अगर ऐसा है तो क्यों वो आत्मा, वो पिशाच अंकिता के पीछे पड़ी है? कौन है अनीता श्रीवास्तव? आपको जरूर बताएंगे इस कहानी के आने वाले एपिसोड्स में। सुनते रहिए ख्वाफ एक अनकही दास्तान।